नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर्येंद्र। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को आज 7वां दिन हो गया है और ये जंग लगातार तेज होती नजर आ रही है। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं तो ईरान ने भी पलटवार की रफ्तार बढ़ा दी है। टकराव थमता नहीं दिखाई पड़ रहा और दोनों ओर से जारी बयानबाजी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्या है मिडिल ईस्ट के इस वक्त के मौजूदा सूरत हाल, करेंगे खबर पर विस्तार से चर्चा। होगी बात खेती पर आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार की, जहां पीएम मोदी ने किसानों को निर्यातक बनाने पर दिया जोर। बताएंगे बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर क्यों मचा है घमासान। दिखाएंगे खबर गृह मंत्री अमित शाह के ओडिशा दौरे की। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। निर्यात आधारित खेती से बढ़ेगी किसानों की आय। प्रधानमंत्री ने किया कृषि और ग्रामीण परिवर्तन पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित। कहा कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना जरूरी। किसानों की आय और उत्पादकता बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट में किए कई सुधार। इकतीस मार्च तक नक्सल मुक्त हो जाएगा देश। गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा में फिर दोहराया संकल्प। कटक में सीआईएसएफ के 57वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। पारादीप में किया 3,275 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पश्चिम एशिया में 7वें दिन भी जारी है घमासान। ईरान पर टूटा अमेरिकी बम वर्षक विमानों का कहर। जवाब में ईरान ने इजराइल सहित अमेरिका के दूसरे सैन्य अड्डों को बनाया निशाना। ट्रंप ने कहा ईरान के साथ बिना शर्त आत्मसमर्पण के अलावा कोई समझौता नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार करेंगे सियासी पारी की शुरुआत। कल ग्रहण करेंगे पार्टी की सदस्यता। पटना में हुई जेडीयू की बैठक, सर्वसम्मत से हुआ फैसला। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की तैयारी के बीच एसआईआर को लेकर सियासत तेज। प्रक्रिया के खिलाफ धरने पर बैठी ममता बनर्जी। भाजपा ने कहा घुसपैठियों को बचाने और वोट बैंक बनाने के लिए दे रही है धरना। शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे 200 न्यायिक अधिकारी। और नेपाल में गठबंधन का दौर खत्म होने के आसार। स्पष्ट बहुमत की ओर बालेन शाह की पार्टी आरएसपी। प्रतिद्वंदी दलों के खिलाफ बनाई भारी बढ़त। ओली सहित कई प्रमुख नेता मतगणना में काफी पीछे। और इस वक्त एक बड़ी खबर, पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने लाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईरान से बिना शर्त सरेंडर की उन्होंने मांग की है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि केवल बिना शर्त आत्मसमर्पण ही स्वीकार होगा। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान है कि बिना शर्त के आत्मसमर्पण करे ईरान, वही स्वीकार होगा। इसके अलावा किसी बात पे समझौता नहीं होगा। एक प्रकार से ये तीखा बयान या एक तरीके से हमला कहा जा सकता है। अमेरिका की ओर से 7वें दिन चल रहे संघर्ष के बीच में ईरान के साथ बिना शर्त आत्मसमर्पण के अलावा कोई समझौता नहीं होगा। सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति का एक बड़ा बयान सामने आया है। संघर्ष शुरू हुए आज 7वां दिन है। 28 फरवरी को पहला हमला हुआ था, उसके बाद से आज 6 मार्च को लगातार ये 7वां दिन संघर्ष दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दायरा विस्तार लेता नजर आ रहा है और बयानबाजी इस प्रकार की है कि कहीं से भी शांति सुलह की गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ रही है। और ताजा बयान अमेरिका के राष्ट्रपति का इस पूरे संघर्ष को एक तरीके से और तेज होने के संकेत देता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ईरान भी है जो लगातार पलटवार कर रहा है। तो दोनों ओर से वार पलटवार जारी है। संग्राम थमता दिखाई नहीं पड़ रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और चिंता बढ़ाने वाला, क्योंकि संघर्ष को समाधान की ओर ले जाने के लिए बातचीत या सुलह का रास्ता, संवाद कैसे निकलेगा, समाधान कैसे निकलेगा, उसकी बजाय हमले ज्यादा होते नजर आ रहे हैं दोनों ओर से।
तो अमेरिका की ओर से लगातार सख्त रुख दिखाई पड़ रहा है और पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान आते रहे हैं। 4-5 सप्ताह तक ये युद्ध खिंच सकता है, इस बात का भी संकेत बयानों के माध्यम से राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया था। तो ये बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर पे हम आज बुलेटिन में चर्चा भी करेंगे। लेकिन अमेरिका का जो बयान है वो एक प्रकार से संघर्ष को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इस खबर पे हम आगे चर्चा करें उससे पहले आज का जो अपडेट है वो खबर के माध्यम से आप तक लाते हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया में भीषण तनाव लगातार जारी है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर बम बरसा रहे हैं, तो वहीं इजराइल लगातार लेबनान पर भी हमला कर हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है। इस सबके बीच ईरान भी खाड़ी देशों में इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से निशाना साधने की पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं अमेरिका और इजराइल ने दावा किया है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन की क्षमता लगातार कम हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खामनेई के उत्तराधिकारी को लेकर भी बड़ी टिप्पणी की है, देखिए इस रिपोर्ट में। युद्ध के 7वें दिन अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले बढ़ा दिए हैं, वहीं ईरान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों से लेकर इजराइल और दूसरे पड़ोसी देशों में ईरानी मिसाइलों की गूंज दहशत पैदा कर रही है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने तेहरान के खिलाफ फायर पावर में भारी वृद्धि के संकेत दिए हैं। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह ध्वस्त कर रहे हैं। इन हमलों में ईरानी वायुसेना और नौसेना को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पिछले 72 घंटे में अमेरिकी बम वर्षक विमानों ने ईरान के अंदर लगभग 200 ठिकानों पर हमले किए हैं। कमांड के मुताबिक ईरान के एयर स्पेस कमांड को भी निशाना बनाया गया है। वहीं B-2 बम वर्षक विमानों ने गहरे समुद्र में स्थित बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों को निशाना बनाते हुए दर्जनों 2000 पाउंड के बम गिराए हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि तेज होते हमलों के कारण पिछले दिन की तुलना में बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90%, जबकि ड्रोन हमलों में 83% की कमी आई है। वहीं ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की, लेकिन इसे विफल करने का दावा किया गया। बहरीन ने 78 ईरानी मिसाइलों और 143 ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया है। कतरी वायुसेना ने भी दोहा स्थित अल उदैद वायुसेना अड्डे पर ड्रोन हमले को विफल करने का दावा किया है। अल उदैद वायुसेना पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब कतर प्रशासन ने देश भर के मोबाइल फोन पर सुरक्षा अलर्ट जारी कर नागरिकों को खिड़कियों और खुले स्थानों से दूर रहने का निर्देश दिया है। इस बीच दक्षिण कोरिया में मौजूद पैट्रियाटिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पश्चिम एशिया में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में सेना भेजने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये समय की बर्बादी है और तेहरान सब कुछ खो चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा कि वो ईरान के मौजूदा नेतृत्व का सफाया चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान को एक अच्छा नेता मिले। हमारे पास कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने रजा शाह पहलवी समेत किसी का नाम नहीं लिया। उधर इजराइल ने लेबनान में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। बेरूत पर रात भर में व्यापक हमले किए गए। इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनानी कस्बों पर बमबारी की। हिजबुल्लाह के कमांड केंद्रों और ड्रोन भंडारण सुविधा को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमलों से पहले बेका घाटी में आईडीएफ ने व्यापक निकासी की नई चेतावनी जारी की है। वहीं अजरबैजान सुरक्षा के मद्देनजर तेहरान से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। बाकू द्वारा ये कदम ईरानी ड्रोन हमलों का आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद उठाया गया है। तो मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के क्या है सूरत हाल और ये पूरा संघर्ष किस दिशा में जाता नजर आ रहा है और क्या इसका एक अंजाम हो सकता है, इस विषय पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष 7वें दिन में पहुंचा संग्राम, जंग का खुला ऐलान। तो ये अपने आप में दोनों ओर से जंग का खुला ऐलान चल रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभु दयाल जी हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी हैं, सेवानिवृत्त हैं, पूर्व महानिदेशक इन्फेंट्री के रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर दयाल, शुरुआत आपसे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आता है। वो कहते हैं कि साहब बिना शर्त एक तरीके से समझौता वाली स्थिति में ईरान आ जाए तभी कोई बात आगे बढ़ सकती है, सरेंडर करे तभी कोई बात आगे बढ़ सकती है, उसके अलावा किसी बात पे कोई सहमति नहीं बनेगी। ये स्टैंड क्या बताता है और ये सूरत हाल मौजूदा वक्त में किस दिशा की ओर जाते नजर आ रहा है? देखिए, जैसा आपने बताया, ट्रंप साहब ने कह दिया है कि वो कोई डील नहीं करेंगे ईरान के साथ जब तक ईरान अनकंडीशनल सरेंडर नहीं कर देता। अब देखिए, दोनों कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल, भरपूर अटैक कर रहे हैं, एरियल अटैक्स ईरान पे।
और जो ईरान में मरने वालों की संख्या अब 1250 के करीब पहुंच रही है। और इजरायली मिलिट्री ने कहा है कि वो ये जो अटैक्स हैं वो नहीं कम करेगी, और ये भी कहा आज रात को एक नया फेज स्टार्ट हो जाएगा। नया फेज क्या होगा ये देखना है, लेकिन जरूर ये संकेत मिल रहे हैं कि ना अमेरिका ना इजराइल तैयार है लड़ाई को रोकने के लिए। साथ ही साथ देखिए ईरान की तरफ से भी ये बयान आ गए हैं कि वो कोई निगोशिएशंस नहीं चाहते और वो पूरी तरह से काउंटर अटैक करते रहेंगे। अब ये काउंटर अटैक्स कहां पर हो रहे हैं? देखिए इजराइल पे तो हो रहे हैं कुछ, साथ साथ जो खाड़ी के अरब देश हैं, जो ईरान के समुद्री पड़ोसी हैं, वहां पर ये अटैक्स बहुत बढ़ गए हैं। ओमान में, कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी, कुवैत, इन सब कंट्रीज पे बहुत ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं, और जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। देखिए इजराइल में लगभग 12 लोगों की मौत सुनने में आ रही है, लेकिन इजराइल की पॉपुलेशन कोई बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए 12 लोग भी मरते हैं तो ये काफी उनके लिए चिंता का विषय है। लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे इतने भारतीय गल्फ में हैं उनको कैसे हम सुरक्षित रखें, उनको कैसे बाहर निकालें। जी बिल्कुल, ये भारत की बड़ी चिंता। हालांकि कुछ बड़ी संख्या में लोगों का वापस आना शुरू भी हुआ है। इस विषय पे मैं आऊंगा आपके पास में। जनरल यादव, आपसे समझना चाहते हैं क्योंकि एक नई फेज की शुरुआत होने की बात, यानी कि युद्ध का एक नया फेज शुरू होने की बात राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। अभी तक जो हुआ युद्ध के नजरिए से, बम गोला बारूद के नजरिए से, अब नए फेज को लेकर उनके मायने क्या समझे जाए? देखिए ये इनका कथन है, एक प्रकार की धमकी ये दे रहे हैं कि नया फेज शुरू हो जाएगा। लेकिन आपका ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि जब ये 28 फरवरी को ये ऑपरेशन ऑल ऑफ ए सडन इजराइल। सर आपकी आवाज बहुत बेहतरीन से हम तक नहीं पहुंचने में आपका रुख करता हूं। मैं फिर से मिस्टर दयाल का रुख करता हूं। मिस्टर दयाल, क्योंकि बात यह है कि साहब दोनों ओर से वार प्रतिवार, मतलब गोला बारूद भी लगातार चल रहा है, शब्द बाण भी लगातार चल रहे हैं। नई जो रिजीम की बात ईरान में है उसको लेकर भी बड़ा बयान राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया कि साहब हमसे तय करिए, उसके बाद अपना आप नेतृत्व तय करेंगे, इसके ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। इस लेवल पे भी बात हो रही है। इस चीजों के बीच की ये जो टकराहट है, ये कैसे फिर एक सहमति की ओर बात आगे बढ़ेगी या कुछ संवाद की बात आगे बढ़ेगी? देखिए ट्रंप ने तो ये साफ साफ तौर पर कह दिया है कि मुस्तफा खुमैनी उनको नामंजूर है, और उन्होंने ये कहा है कि ईरान में जो भी लीडरशिप आए वो वही होनी चाहिए जो अमेरिका की मर्जी से हो, यानी अमेरिका डिसाइड करेगा कि कौन ईरान की लीडरशिप संभालेगा। तो इस तरह से ये जो संकट है ये बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि कैसे ईरानियन रजीम एक्सेप्ट करेगी कि अमेरिका डिसाइड करे। तो जो तनाव है वो कम होता नजर नहीं आ रहा है। देखिए जैसा मैं कह रहा था, हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे इतने नागरिक उनको इवैक्यूएट करना, और उसके अलावा जो हमारी ऑयल सप्लाईज आती हैं गल्फ से ये डिसरप्ट हो रही हैं। हमने कोशिश की है कि हमको दूसरे सोर्सेज से मिलती रहे, हमारे रिजर्व्स अच्छे हैं, और अमेरिका ने भी 1 महीने की रियायत दे दी है कि हम रशिया से ऑयल लेते रहे। हालांकि हमने बंद नहीं किया था, वो रियायत अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन हमने तो अभी अब तक पूरी कोशिशें की हैं कि हमारी जो ऑयल सप्लाईज हैं वो रशिया से कायम रहें, और हम अपने ऑयल परचेजेस के मामले में ऑटोनॉमी मेंटेन करते हैं। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं कि हमारी जरूरतें क्या है। लेकिन फिर भी ये जो पूरी जो हालात है, पूरे हालात ऐसे हैं कि इससे हमें चिंता है, और हमारे रीजन में भी फैल रही है कुछ कुछ लड़ाई। देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो जंग छिड़ी है वो ले देकर फिर इससे जो मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है इससे किसी ना किसी तरह से कनेक्ट हो ही जाएगी, क्योंकि ये इस तरह की लड़ाइयों का एक हमेशा एक हम देखते हैं ऐसा ही एक दृश्य नजर आता है। तो इसके अलावा देखिए रशिया यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, गाजा में युद्ध कायम है, तो क्या हम एक तीसरे
विश्व युद्ध की तरफ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है सर, जिसको लेकर पूरी दुनिया इस वक्त बड़ा संशय में है। सर मैं आता हूं आपके पास में, जनरल रामेश्वर यादव जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। जनरल रामेश्वर जी, आप अपनी बात रख रहे हैं तो उसको पूरा कीजिए, और बात यही कि साहब किस प्रकार का एक नया फेज हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि तमाम बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल हो चुके हैं, बड़ा जान माल का नुकसान ऑलरेडी हो ही रहा है। जनरल यादव, देखिए, ये इस प्रकार का जो युद्ध है ये चलता रहेगा। इसमें एक विशेष जो देखने वाली बात ये है, सिर्फ एरियल जो है एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स है, जिनका इस्तेमाल दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन इसके अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है। जब आप बात करते हैं उसके लिए जरूरी है बूट्स ऑन ग्राउंड, उसका एरिया उसके तकरीबन 3 गुना है। साथ ही साथ इसकी जो टेरेन है वो पहाड़ी इलाका है, जिसके अंदर बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो एक बुनियादी एक ऑपरेशन अंदर जो कि लॉन्च किया हुआ है। देखिए, एरियल जो उस पर बात करता है, काफी तबाही कर सकते हैं। चले यादव, क्या आवाज अब तक बेहतरी से नहीं आ रही है, हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज बेहतरी से हम तक आए। मिस्टर दयाल, आप जो बात चिंता भारत के नजरिए से बात का जिक्र कर रहे थे, आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि होर्मुज से जो जितना भी तेल आता है उससे तमाम खाड़ी देशों का भी आर्थिक गतिविधियों पे असर पड़ रहा है। अमेरिका के सहयोगी तमाम देशों का इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बड़ा डेंट हुआ है। तो वो जो एक दोस्ती का जो प्रेशर अमेरिका पे भी है, इजराइल पे भी है, कम से कम उसका भी तो कुछ असर पड़ेगा। आखिर वो जो प्रेशर है वो किस प्रकार से थोड़ा एक रोल प्ले कर सकता है कि आप बातचीत की टेबल तक पहुंचने की गुंजाइश कम से कम बनती नजर आए? जनरल दयाल, देखिए, अभी मुश्किल लग रहा है कि किसी तरह की बातचीत मुमकिन होगी, क्योंकि ईरान की तरफ से भी जो बयान आए हैं वो यही है कि भाई हम बातचीत नहीं करने को तैयार हैं, और अमेरिका और इजराइल ने भी कहा। तो जैसा लग रहा है वो ये है कि जो बमबारी है वो पूरी तरह से कायम रहेगी। अमेरिका और इजराइल जितनी बमबारी कर सकते हैं, जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, न सिर्फ ईरान में बल्कि साथ ही साथ लेबनान में भी, क्योंकि वहां भी हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल पे फिर से उसने अटैक शुरू कर दिए। तो ये अटैक्स हम देख रहे हैं जो इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं, न सिर्फ ईरान पर बल्कि दूसरे जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं उनके ऊपर भी ये बढ़ते जा रहे हैं। और ईरान की तरफ से ये कोशिश है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट का दायरा है ये बढ़ जाए, और तमाम अन्य देशों को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। तो ये तो बड़ा चिंता का विषय होता जा रहा है कि एक तो लड़ाई कम नहीं होती नजर आ रही, अमेरिका, इजराइल और दूसरी तरफ ईरान के दरमियान, और दूसरी तरफ जो अलग अलग देश इस लड़ाई की चपेट में आते जा रहे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा देश इसकी चपेट में है। सर मैं एक बार फिर से रुक करता हूं जनरल यादव का, अगर आप तक आवाज बेहतरी से पहुंच रही है तो सवाल यही, क्या गोला बारूद खत्म होने तक अमेरिका, इजराइल, ईरान पर हमलावर रहेगा? मिसाइल उसका जो जखीरा है उसको खत्म करने के इस प्लान के साथ लगातार अटैक जारी है? जनरल यादव, देखिए, ये इनका जो जखीरा है ये तो कितनी संख्या है खाली वो ही जानता है। आपके नेटवर्क का इशू है, आपकी आवाज लगातार हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन बेहतरी से आ नहीं पा रही है। जल्दी हम एम्बेसडर प्रभु दयाल जी का ही रुख करते हैं। प्रभु दयाल जी, इस बात का, क्योंकि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा देश अब प्रभावित है, खाड़ी देश जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, इनके ऊपर जो नुकसान पहुंच रहा है उनकी अर्थव्यवस्था को, उनके लोगों को, उनके पूरी इकोनॉमिक पूरी जो एक साइकिल है उसको लेकर, ये भी तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अमेरिका के मित्र देश हैं, इजराइल के साथ उनके व्यापारिक रिश्ते हैं, दुनिया भर के साथ उनका जो व्यापार है वो रुका हुआ है, तो क्या ये दबाव कुछ काम करेगा या नहीं करेगा? देखिए, उन्होंने हमेशा से अमेरिका के साथ जो इतनी घनिष्ठ दोस्ती की वो इस वजह से क्योंकि उनको खतरा लगता था पहले तो सद्दाम हुसैन से,
और उसके बाद ईरान से, ये दोनों देशों से, क्योंकि ये बड़े शक्तिशाली माने जाते थे और खाड़ी के देश, अरब देश, इनकी पॉपुलेशन कम है, तो इन्होंने अमेरिका के साथ दोस्ती की ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रोटेक्शन शील्ड इनके ऊपर। हालांकि जो हुआ वास्तव में, इनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा पा, क्योंकि इनके ऊपर बहुत अटैक्स हुए, इनको नुकसान पहुंचे। और ये अब सोच रहे हैं, सुनने में आता है कि भाई हमें अमेरिका के साथ इस तरह की जो डिफेंस रिलेशनशिप बनाने का क्या फायदा हुआ, क्योंकि हम पे अटैक तो हो ही गए। अब काफी उथल पुथल मची हुई है, देखिए ये ग्लोबल स्फीयर में, स्ट्रेटजी के मामलों में, जियोपॉलिटिक्स में, और इस लड़ाई ने कई ऐसे विषय ऊपर भेज दिए हैं जो कि तमाम देशों को चिंतित करेंगे और उनकी जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी की रीशेपिंग का जो अब सिलसिला चालू होता जा रहा है वो और बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी तो जो स्थिति है वो वास्तव में बहुत गंभीर है। जान और माल की हालत, जो नुकसान पहुंच रहा है वो बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा डिप्लोमेसी बिल्कुल कामयाब नहीं हुई है, क्योंकि कोशिशें की गई तमाम देशों की तरफ से कि समझाया जाए लड़ाई खत्म करो, इससे किसी का फायदा नहीं हो रहा है। भारत ने भी संदेश भेजा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिप्लोमेसी को अपनाना चाहिए और इस जो जंग को खत्म करना चाहिए, इससे किसी का फायदा नहीं होता। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने तो बार बार कहा, इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये लड़ाई का युग है ही नहीं, इसमें तो लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, हमको बातचीत करके और सब जो मसले हैं सुलझाने चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये जो सिचुएशन इतनी गंभीर होती जा रही है, प्रभुदयाल जी, क्योंकि आप जो गंभीरता की बात कर रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि हमने देखा है कि 4 साल अभी हुए हैं रूस यूक्रेन युद्ध को। 4 साल, मतलब ये अपेक्षा करना बड़ा मुश्किल है कि 4 साल से लगातार वो संघर्ष जारी है। तो क्या आज की बदली हुई भू राजनीतिक परिस्थिति में क्या एक बहुत लंबे इस प्रकार के युद्ध की या संघर्ष की हम अपेक्षा कर सकते हैं? मौजूदा जो संघर्ष जिसका हम जिक्र कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में, ये किस प्रकार से आगे अनफोल्ड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए ये युद्ध अभी खत्म तो होता नजर नहीं आ रहा है, तो इसलिए लग रहा है कि ये काफी लंबा होगा। ट्रंप साहब ने तो कहा है कि कुछ हफ्तों में हम इसको खत्म कर देंगे, लेकिन इजराइल ने कहा हम तो लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। इसके अलावा देखिए, जो अभी हम लोग ने बात की यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में, तो रूस तो कुछ सहायता दे रहा है ईरान को, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ यूक्रेन ने जो अपना ड्रोन्स के संबंध में उनका एक्सपीरियंस हुआ है, उन्होंने अमेरिका के साथ शेयर किया है, क्योंकि उन्होंने तजुर्बा हासिल किया है। तो कुछ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 2 बड़े बड़े युद्ध हैं, रूस यूक्रेन के बीच में और इधर अमेरिका इजराइल और इधर ईरान के बीच में, ये दोनों बड़े युद्ध कनेक्ट होते जा रहे हैं, इंटरकनेक्टेड होते नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ क्या दुनिया को ढकेल रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह के युद्ध आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो इसी एक तरीके से दायरा बहुत विस्तार लेता नजर आएगा। बिल्कुल, वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत शुक्रिया। प्रभुदयाल जी आपका भी, लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि निर्यात आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या दिया मंत्र। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े, और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले, असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला।
देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहा था मम्मी? अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बजट के बाद तीसरे वेबिनार का आज आयोजन हुआ। ये वेबिनार कृषि और ग्रामीण कायाकल्प पर आधारित रहा। वेबिनार में किसान, मत्स्य और पशुपालक, कृषि स्टार्टअप और कृषि सहकारी से जुड़े लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इसमें शिरकत की। उन्होंने कृषि उत्पादों के विविधीकरण और निर्यात योग्य हाई वैल्यू प्रोडक्ट उत्पाद करने की बात पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और ग्रामीण रूपांतरण विषय पर आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार में संबोधन दिया। उन्होंने खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि उत्पादों के विविधीकरण और निर्यात योग्य हाई वैल्यू प्रोडक्ट उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। हमारे पास डाइवर्स क्लाइमेट है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध हैं। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात की। उन्होंने कृषि उत्पादों की क्वालिटी, ब्रांडिंग और मानक स्थापित करने पर जोर दिया ताकि भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सकें और उनकी मांग बढ़ सके। प्रधानमंत्री ने वैश्विक बाजार के लिए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। इससे न केवल कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी बल्कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाएगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है, जबकि इसमें 20 लाख अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें तो हमारे गरीब मछुआरे भाई बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस फसलों के विविधीकरण करने पर था ताकि किसानों को विभिन्न प्रकार की फसलों से अधिक लाभ मिल सके। वेबिनार का उद्देश्य बजट का एक एक पैसा किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य था। ये किसानों के लिए एक मजबूत और सुरक्षित भविष्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड पल्सेस, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग,
ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहा है। साथियों, आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है। राज्य का भी एक एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। इस वेबिनार के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि किसानों को सही समय पर सही संसाधन और समर्थन मिले, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो और कृषि क्षेत्र में स्थिरता आए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गृह मंत्री आज ओडिशा के दौरे पे थे, जहां उन्होंने 3,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाएं राज्य को दी हैं। तो ओडिशा को जल्द ही विकसित राज्य बनाने की बात उन्होंने कही है। सीआईएसएफ के 57वें स्थापना दिवस के मौके पर ओडिशा पहुंचे गृह मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि आने वाली 31 मार्च तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। शांति स्थापना के साथ विकास की एक नई बयार नक्सल इलाकों में बहती नजर आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के कटक में सीआईएसएफ खारवेल क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित 57वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने सीआईएसएफ के 57 वर्षों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए जवानों के समर्पण को सलाम किया और भविष्य की योजनाओं का ऐलान भी किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि भारत के औद्योगिक विकास की संकल्पना सीआईएसएफ के बिना पूरी नहीं हो सकती। गृह मंत्री ने साथ ही जोर देते हुए कहा कि साल 31 मार्च तक देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तिरुपति से पशुपति तक रेड कॉरिडोर का सपना देखने वालों को परास्त कर हमारे सुरक्षा बल अपना वर्चस्व स्थापित करने वाले हैं। 56 सालों में सीआईएसएफ ने न केवल अपनी स्थापना के उद्देश्यों को सिद्ध किया है, इसके साथ साथ हर प्रकार की चुनौतियों से सीखते हुए समय के साथ अपने आप को बदलने का प्रयास भी किया है। उन्होंने आधुनिकता को भी अपनाया है और परंपराओं को भी जीवित रखा है। ओडिशा हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, सभी जगह पे सीआईएसएफ ने नक्सल अभियान के उन्मूलन में एक प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ओडिशा के पारादीप में सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट के लोकार्पण और सहकारिता विकास गोष्ठी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 3,275 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने डबल इंजन सरकार की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि जल्द ही प्रदेश विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। साथ ही सहकारिता मंत्री ने ओडिशा के लोगों से वादा किया कि भाजपा ओडिशा के हर गाँव में डेयरी पहुंचाने का काम करेगी। हमारा ओडिशा विकसित राज्यों के लिस्ट में अपने आप को शामिल कर दे। समग्र ओडिया वासियों को कहकर जाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में गुजरात की तरह ओडिशा के हर गांव में डेयरी को पहुंचाने का कार्यक्रम ये भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें हाथ में लेने वाली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इडको एग्जीबिशन ग्राउंड में 3 नए कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे बंगाल से, जहाँ पर ममता बनर्जी के धरने पर भाजपा ने किया है सियासी पलटवार। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। MDS का जलजीरा जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप। MDS का जलजीरा जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु,
धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग, तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निशुल्क जांच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस को झंझट कहने वाला मिस्टर वेंकट ऐसा पलटी मारा। नो बेणु, कोई झंझट नहीं। इंश्योरेंस का क्लेम कुछ ही घंटों में पास होता है। मेरा बाईपास का था, फिर भी या। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता ही एकमात्र बड़ा रास्ता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है। राजनाथ सिंह कोलकाता में आयोजित सागर संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए तो देश की रक्षा नीतियों पर भी उन्होंने विस्तार से देश की बात को सामने रखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोलकाता में आयोजित सागर संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी एशिया के हालात और उनके प्रभावों पर चर्चा की। फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह का विवाद पूरी दुनिया के ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करता है। साथ ही वैश्विक तनाव से अर्थव्यवस्था और व्यापार को भारी नुकसान होता है। ऐसे में अनिश्चितता के वर्तमान युग में प्रासंगिकता और तैयारी का एकमात्र रास्ता आत्मनिर्भरता ही है। जब इस क्षेत्र में डिस्टरबेंस या डिसरप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। यही नहीं, आज हम सप्लाई चेन डिसरप्शन केवल ऊर्जा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी देख रहे हैं। यह एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, मैं ऐसा मानता हूं। सम्मेलन के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के सकारात्मक प्रयास के कारण वित्त वर्ष 2024-25 में घरेलू रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया, जबकि रक्षा निर्यात लगभग 24,000 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। भारतीय नौसेना की तत्परता, ऑपरेशन सिंदूर जैसी सफल कार्यवाहियों से स्पष्ट है कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता के साथ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि हम कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और इंस्टीट्यूशनल सिनर्जी के साथ आगे बढ़ें तो भारत एक मैरीटाइम डोमेन सेफ, प्रॉस्परस और स्ट्रांग होगा। और यह समय है जब हमें अपने मैरीटाइम विजन को क्लियर, कॉन्फिडेंट और कलेक्टिव रूप में आगे बढ़ाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बदलती वैश्विक भू राजनीति के दौर में महासागर एक बार फिर विश्व के शक्ति संतुलन के केंद्र में आ गए हैं। ऐसे समय में एक प्रमुख समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत का यह दायित्व है कि वो आत्मविश्वास, क्षमता और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ नेतृत्व प्रदान करे। यदि देश समन्वित योजना, प्रौद्योगिकी अपनाने और संस्थागत तालमेल के साथ आगे बढ़ता है तो भारत का समुद्री क्षेत्र सुरक्षित, समृद्ध और मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और बात बिहार की। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा का नामांकन करने के बाद से राजनीति गर्म है। जेडीयू के कई नेता सीएम से अपना फैसला बदलने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच मुख्यमंत्री आवास पर आज जनता दल यूनाइटेड की अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी के तमाम विधायक और सांसद मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो इस बैठक में 2 मुद्दों पर चर्चा हुई। पहला, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर विस्तार से बात को सामने रखा गया। दूसरा, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जदयू में एंट्री का प्रस्ताव रखा गया। बैठक के बाद एमएलसी नीरज कुमार ने बताया है कि यह समय विधायकों और मंत्रियों के लिए काफ़ी मार्मिक है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी में निशांत की एंट्री पक्की है, वो जल्द ही यात्रा पर भी निकलेंगे। इसके साथ भी उन्होंने ये भी कहा कि कल ही यानी कि शनिवार को ही निशांत जदयू की सदस्यता भी लेंगे। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने कहा कि विधायक ने मांग किया कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। करतल ध्वनि के साथ विधायकों ने और मंत्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया और निशांत कुमार कल जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बात पश्चिम बंगाल की। बंगाल में जारी एसआईआर की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ओडिशा और झारखंड के 200 न्यायिक अधिकारी भी जुड़ने जा रहे हैं। तार्किक विसंगतियों को दूर करने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायिक अधिकारियों के साथ ये अधिकारी सोमवार से बंगाल में अलग अलग जिलों में काम करते नजर आएंगे। इस बीच ममता बनर्जी एक बार फिर से इस पूरी प्रक्रिया एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर घुसपैठियों के समर्थन का आरोप लगाया और इस बार के चुनाव के बाद उनके विपक्ष में बैठने की ही बात कही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के विरोध के बीच न्यायिक अधिकारियों की देखरेख में मतदाता सूची में विसंगतियों को दूर करने का काम तेजी से चल रहा है और अब इस प्रक्रिया में झारखंड और ओडिशा के 200 अधिकारी शामिल होने जा रहे हैं। ये अधिकारी शनिवार तक पश्चिम बंगाल पहुंच जाएंगे और 9 मार्च से भारतीय चुनाव आयोग द्वारा तार्किक विसंगति श्रेणी के तहत पहचाने गए मतदाताओं के दस्तावेजों के न्यायिक निर्णय की चल रही प्रक्रिया में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शनिवार और रविवार को न्यायिक निर्णय प्रक्रिया पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में होंगे। इसके बाद सोमवार से राज्य के मौजूदा न्यायिक अधिकारियों की टीम में शामिल हो जाएंगे, जो पहले से ही चल रही न्यायिक निर्णय प्रक्रिया में लगे हुए हैं। इस तरह न्याय प्रक्रिया में शामिल न्यायिक अधिकारियों की कुल संख्या बढ़कर 732 हो जाएगी। ईसीआई की टीम यहाँ पे आ रहा है 9-10 तारीख को। नाम कहाँ काटा गया 60 लाख तो एजुकेशन में गया है और ये हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हमारा कमेंट करने का कोई पावर नहीं है। जो ऑर्डर दिया गया है वो हमें पालन करना है। भाई ये तो फुल कमीशन आ रहा है, वो तो प्रेस के साथ बैठ रहा है। 4 स्टेट में हुआ है, 5वां स्टेट यहाँ पे आ रहा है। झारखंड और ओडिशा से आने वाले इन 200 न्यायिक अधिकारियों में से अधिकांश को कोलकाता में तैनात किया जाएगा, जबकि कुछ को पूर्वी मिदनापुर जिले के बर्धमान, पश्चिमी बर्धमान जिले के आसनसोल, पश्चिमी मिदनापुर जिले के खड़गपुर और दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी जैसे अन्य प्रमुख शहरों में भी तैनात किया जाएगा। उनके रहने की व्यवस्था मुख्य रूप से कोलकाता हवाई अड्डे और कोलकाता के साथ ही संबंधित जिले के शहरों में स्थित महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों के नजदीक की गई है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ 8 मार्च को कोलकाता पहुंचेगी और अगले 2 दिनों में न्यायिक प्रक्रिया के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए तेजी से प्रक्रिया पूरी करने में जुटे हैं, वहीं ममता बनर्जी ने अदालती आदेश को दरकिनार करते हुए कोलकाता के मेट्रो चैनल में धरना शुरू कर दिया है। वहीं भाजपा ने ममता बनर्जी के धरने को लेकर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी के धरने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव के बाद ममता बनर्जी विपक्ष की नेता बन जाएंगी तो उस समय उन्हें कई बार धरने पर बैठना पड़ेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी केवल घुसपैठियों को बचाने और वोट बैंक बनाने के लिए धरना दे रही हैं। It's good she is getting habituated because after the election she will become the leader of opposition of her party if she remains in politics. So at that time she has to sit several times in dharna. So that's why I think she is practicing from the bay. It's a stunt and drama. Nothing will happen. ममता बनर्जी केवल घुसपैठिए मुसलमानों को बचाने में, वोट बैंक बनाने में धरना दे रही है। हमारे गांव की कहावत है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे।
भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी की इसी मनमानी के चलते SIR की प्रक्रिया में देरी हो रही है, जिसको लेकर राज्य की जनता चिंतित है। बंगाल में SIR लेके लोग चिंतित हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार पहले से नॉन कोऑपरेट कर रही है। ममता बनर्जी को कोई मौका चाहिए धरना देने के लिए। 15 साल सत्ता में रहने के बाद लोग भूल जाएंगे उनको क्या किया है, धरना ही याद रहेगा लोगों को, और वही काम उनको आता है। हालांकि धरने के दौरान ममता बनर्जी उस वक्त असहज हो गई जब मुख्यमंत्री के धरना मंच पर अस्थायी नौकरी की मांग करने पैरा टीचर्स पहुंच गए। प्रदर्शन से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने पैरा शिक्षकों के साथ मारपीट की। नीचे যারা মোবাইলে ছবি তুলছেন প্লিজ ডোন্ট ডিস্টার্ব। রন্তিজার মতো সিনিয়র সাংবাদিক বলছে তাকে বলতে দিন, কোনো ছবি তোলার দরকার নেই। इस दौरान शिक्षकों की बात सुनने के बजाय ममता बनर्जी मीडिया को रोकती नजर आई। दरअसल ये लोग पिछले 15 वर्षों से अस्थायीकरण की मांग को लेकर लगातार दर दर भटक रहे हैं। पैरा टीचर्स का कहना था कि 2011 में मुख्यमंत्री ने पैरा टीचर्स को अस्थायी करने का वादा किया था। 11 साल बीत जाने के बाद भी जब वादा पूरा नहीं हुआ तो वे अपनी बात रखने धर्मतला पहुंचे, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री ने पैरा टीचर्स के हाथों में तख्तियां देखी, उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार दे दिया, जिसके बाद वहां मौजूद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पैरा टीचर्स के साथ मारपीट शुरू कर दी और उन्हें पीटते हुए सभा स्थल से बाहर निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। DD न्यूज के लिए कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे नेपाल की, क्योंकि वहाँ पर मतों की गणना के बीच में बालेन संभालेंगे नेपाल की कमान। इस बात के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। दुग्गल जी सबको लाख रुपए की एडवाइस देते हैं। देख भाई अंडा, लाख रुपए की एडवाइस दे रहा हूँ। होम इंश्योरेंस नहीं तो घर प्रवेश नहीं। वो आग लग जावे, चोरी हो जाए तो नुकसान इंश्योरेंस कवर करेगा ना यार। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। ए अक्का। प्रसिद्ध पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर, मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए RBI वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। मूर्ख ना हूँ मैं। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
बीते कुछ वर्षों में भारत ने कई देशों के साथ नई व्यापार साझेदारियों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस नए समझौते से भारत में युवाओं और उद्यमों में एक तरीके से लगातार नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिसंबर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया गया। आखिर क्या है इस खास समझौते के फायदे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रखकर बीते कुछ वर्षों में भारत ने आर्थिक विकास की नई इबारत लिखी है। साथ ही भारत ने सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए अपनी वैश्विक व्यापार साझेदारियों का लगातार विस्तार किया है। इसी कड़ी में बीते दिसंबर में भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया गया। ये समझौता न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर शुल्क समाप्त करता है। साथ ही इस समझौते में दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक सहयोग की मजबूती के लिए अगले 15 वर्षों में $20 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता भी है। कृषि उत्पादकता साझेदारी के जरिए ये समझौता किसानों के साथ सहयोग को बढ़ावा देकर उनकी उत्पादकता में वृद्धि के लिए भी अहम साबित होगा। इस FTA के तहत वस्त्र, चमड़ा, जूते, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पादों के अलावा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए जीरो ड्यूटी लागू होने से MSME और रोजगार को खूब बढ़ावा मिलेगा। ये भारत के सबसे तेजी से संपन्न होने वाले FTA समझौतों में से एक है। दोनों देशों के बीच मार्च 2025 में FTA की वार्ताओं की घोषणा की गई थी, जिसके बाद दिसंबर तक समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया। इस दौरान कई दौर की बातचीत हुई, जिनमें दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम सहमतियों पर पहुंचे। न्यूजीलैंड के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय पेशेवरों के लिए भी अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। न्यूजीलैंड ने किसी भी देश के साथ पहली बार छात्र गतिशीलता और अध्ययन के बाद कार्य करने के वीजा से संबंधित अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत स्टेम स्नातकों और कुशल पेशेवरों को वैश्विक अनुभव के नए अवसर मिलेंगे। समझौते के तहत कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए 5000 वीजा का कोटा भी उपलब्ध कराया गया है, जिनमें आयुष चिकित्सक, योग प्रशिक्षक और शेफ के अलावा IT इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे पेशे शामिल हैं। इस मुक्त व्यापार समझौते में भारत ने अपने कुछ अहम सेक्टरों के लिए जरूरी सुरक्षा भी सुनिश्चित की है, जिनमें डेयरी और कृषि क्षेत्र प्रमुख हैं। भारत ने 70% से अधिक टैरिफ लाइनों में बाजार पहुंच की पेशकश की है, जिसमें केवल 30% तक तत्काल शुल्क समाप्ति लागू की गई है, जबकि बाकी को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। दूसरी तरफ करीब 30% टैरिफ लाइनों को इससे बाहर रखा गया है। जिन उत्पादों को बाहर रखा गया है उनमें डेयरी, पशु उत्पाद, चीनी, कृत्रिम शहद, सब्जियों के अलावा हथियार और गोला बारूद, रत्न और आभूषण, तांबा और एल्यूमिनियम और उनसे बने उत्पाद भी शामिल हैं। भारत न्यूजीलैंड द्विपक्षीय व्यापार में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 2015-16 में $85.5 करोड़ था, जो 2024-25 में बढ़कर करीब $1.3 अरब हो गया। 2024-25 में भारत ने न्यूजीलैंड को $71.1 करोड़ की व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात किया। वहीं 2024 में न्यूजीलैंड को भारत का सेवाओं का निर्यात बढ़कर $63.4 करोड़ पहुंच गया। भारत न्यूजीलैंड FTA कई सेक्टरों में भारत को ड्यूटी फ्री या खास पहुंच देता है। इन फायदों से भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलने और रोजगार के अनेक नए अवसर पैदा होने की पूरी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से सबका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार।
इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। डॉग इज मैंस बेस्ट फ्रेंड। पर चौबे जी के अस्पताल का बिल हम थोड़े ना भर सकते हैं। कहने लगे नी रिप्लेसमेंट, 4 लाख का खर्चा आया। अच्छा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस था, वरना तुम कंजूसों से मांगना पड़ता। पानी का पुराना बिल बढ़ता ही जा रहा था। हर महीने यही सोचता था, पहले घर का खर्च निकालूं या ये बढ़ता हुआ सरचार्ज भरूं। लेट पेमेंट चार्ज इतना बढ़ गया था कि लगता था कभी खत्म ही नहीं होगा। बिल जितना भरते उतना ही बाकी रह जाता। रात को भी यही चिंता रहती थी, अगले महीने फिर कितना जुड़ जाएगा। घर का बजट बिगड़ रहा था और मन में एक बोझ बना रहता था। लेकिन फिर घोषणा हुई, जितने भी पेंडिंग बिल हैं उन सब पे लेट पेमेंट सरचार्ज 100% माफ कर दिया गया। सच कहूं, दिल से जैसे एक भारी बोझ उतर गया। अब पुराना हिसाब साफ हो रहा है। अब हम नए सिरे से शुरुआत कर पा रहे हैं। ये सिर्फ छूट नहीं है, ये हमारे जैसे परिवारों के लिए सच्ची राहत है। पहला कदम बदलाव का, 1 साल विकास का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नेपाल में आम चुनाव के बाद, मतदान के बाद अब मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। देश के तमाम इलाकों से शुरुआती रुझान मिलने लगे हैं। पिछले साल नेपाल में हुए जेन जी आंदोलन के बाद देश में ये पहला आम चुनाव है। अभी तक के रुझानों में बालेन शाह की पार्टी को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। इस खबर के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।